कंपनी के मे बी। हाँ, और बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कंपनी रिगार्डिंग। एंड मैम वो कंपनी की सारी लिमिटेशंस को बताता है, लाइक व्हाट कंपनी कैन डू और नॉट इन देयर फ्यूचर। हाँ मैम, उसकी सारे वर्क, कौन सा वर्क करती है कंपनी, क्या कर सकती है क्या नहीं, और एओए बताता है उसके इंटरनल मैटर्स सारे। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम देखें तो बाहर वाले लोगों से हमें कैसे डील करना है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, एमओए से। और हमारे घर के अंदर का एडजस्टमेंट हमें कैसे करके रखना है, ये पूरी चीज़ें होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट को आप एज अ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि कंपनी आपको, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हो कहीं पे, तो वो आपकी प्रेजेंस शो करते हैं, है ना। जैसे आपको आईडी कार्ड दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड को लेके आप कहीं भी चले जाते हो तो पता चल जाता है कि भैया आप सेज के स्टूडेंट हो, है ना। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग सेज यूनिवर्सिटी। सेम वे memorandum of association is a legal representative or a legal document of a company. उसमें कंपनी की पूरी चीज़ें मेंशन होती है कि कंपनी की लिमिटेशन क्या है, कंपनी क्या काम कर सकती है और कंपनी किस तरीके से काम करेगी, ये सब चीज़ें उसमें स्पेसिफाइड रहती हैं, है ना। अब बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं उसमें, काफ़ी सारे क्लॉजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो क्लॉज होता है वो होता है नेम क्लॉज। कंपनी का नाम क्या होगा। हमने इनकॉर्पोरेशन के समय ये पूरी चीज़ पढ़ी थी कि कंपनी का हमें अगर नाम चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा नाम, क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ेंगी, कितनी फीस, कुछ फीस जो है वो हमें पे करनी पड़ेगी। ये फीस जो है वो नाम के हिसाब से रिवाइज होती है हर साल, इसलिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट फीस का नहीं बता पा रही हूँ, है ना। तो ये फीस जो है, आपको वो फीस भर के अपनी पसंद का नाम आप आरओसी से अप्रूव करा के बाकी की प्रोसेस करते हैं। मतलब सबसे पहला क्लॉज जो है आपके मेमोरेंडम में, दैट इज नेम क्लॉज, नेम शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। सेकेंड क्लॉज आता है, मैं इसको इसलिए डिटेल में नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज़ समझा चुकी हूँ आपको। सेकेंड आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मतलब ये कि आपकी कंपनी कहाँ अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखेगी, उसकी कितनी सब्सिडरी ब्रांचेस होंगी, उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ होगी, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन्ड, ठीक है। बेटा 1 मिनट होल्ड करोगे, मैं आ रही हूँ 1 सेकेंड में, है ना, आ रही हूँ मैं। ओके मैम। अंशु हाँ निशी, क्या कर रही है? ये सोए थे, मैम आ गई तो क्लास में आ गए। हाँ यार, ये कितना अच्छा बच गई, यहाँ अपन को वीडियो ऑन करवा ली मैम ने। हाँ मतलब देखो, कैमरा खराब अरे करके बैठे हैं यार, तो मतलब। इतना खराब है, मेरा कैमरा ऑन भी करूंगी तो क्या मतलब है। हाँ तो पता है हमको कचरा दिखेगा, तो कचरे के मुंह पे कचरा ही वही ना। दिखता है, और क्या दिखेगा। अब वही यार, ऑलरेडी कचरा है मेरा मुंह, तो क्या कर सकती हूँ मैं। हाँ वो हमको पता मुंह है। चेंज करना होगा, इसकी हाँ नहीं प्लास्टिक यार, वो सर्जरी करवाते हैं। इतने पैसे नहीं मेरे मुंह पास। चेंज कर, कैमरे को तेरा मुंह पसंद नहीं आया। हाँ ये भी हो सकता है। कैमरा कैमरा खराब हो गया तेरा मुंह देख देख के, अब उसको तेरा मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, चेंज करे अपना मुंह, ठीक है। मैं मैं फोन भी ही थक चेंज गई कर तेरा मुंह लूंगी ना देख देख मुंह। के, उल्टी चप्पल से मत लेके देख, अभी देखो तक। नहीं बोल रही मैं, देखो देखने के लिए मत मत देख। तो कहा देख, तू दिखा रही है, देख तूने तेरा फोटो लगा के रखा है। नीसी देख, अब दिखा रही तो देखे नहीं क्या, अरे तो आंखें दूसरों को बंद तो कर ले। दिखाना पड़ता, तुम मत देखो। हो किसको दिखाना तुम्हारा मुंह ओए तुमको। अरे वो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने ना वो उसकी ट्रेनिंग की आई क्लास ली नीसी, थी, वो सर चिल्ला दिए थे, इसलिए मैंने लगा के रखा है। ओ नीसी बाल वाल खोल के बैठी है। तो तेरे जैसे आज क्या, मेरे भूतनी मजे बन आ के। रही है। हाँ तेरे जैसे थोड़ी।
वही ना, ओ मैम आ गई। हाँ मैं तो बढ़िया एकदम प्लेट सेट बना के बैठी हूँ। क्या करे। मैम आ गई है। कहीं मैम जाना नहीं है आपका तो माइक तेल ऑफ वेल है। है ना। मैम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कहीं जाना नहीं है तो तेल वेल लगाने की जरूरत ही नहीं है बालों में, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, ठीक है। हाँ मैम, हमें और कहीं क्या, जाना नहीं कैरी है पे तो। इसीलिए तेल लगा के बैठे हैं। गुड, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ अपने मेमोरेंडम पे वापस। तो हम मेमोरेंडम के लिए फर्स्ट क्लॉज हमने पढ़ा उसका नेम क्लॉज, मतलब हमारी कंपनी का नाम क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस पे किस तरीके से वो नाम इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड। सेकेंड आ गया हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ से उसकी पूरी कंट्रोल रहेगी, पूरा पावर रहेगा, वो कहाँ से होगा, ये आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। मतलब कंपनी का हेडक्वार्टर कौन सा है, अगर दूसरे एरियाज में उसकी ब्रांचेस है तो कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, क्या क्या किस तरह की वर्किंग होगी उस ब्रांच में, किस एरिया में ब्रांच होगी, या अगर अब्रॉड में भी कोई ब्रांच है तो वो भी हमारे इस क्लॉज के साथ में आएंगी कि कंपनी का ओवरऑल एग्जिस्टेंस आपका कैसे प्रूव हो रहा है, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब थर्ड क्लॉज आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है ना। मतलब एक कंपनी को क्या क्या करने का अधिकार आप दे रहे हो, उसको बनाने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज द ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की वर्किंग क्या है, मतलब ये कि अगर आपकी कंपनी जो है वो काम कर रही है तो किस लिए काम कर रही है, अगर कोई सोशल कॉज के लिए काम कर रही है तो आपको वो मेंशन करना है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी मार्केटिंग है, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी आपको लिखनी पड़ेगी। और अगर जो कुछ भी आप लिख रहे हो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में उतना ही काम आप कर सकते हो, उसके अलावा आप बाहर का कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपने ये लिख दिया है कि मैं ये स्टील के जो स्क्रूज है उसका मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप उनको बेच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मेमोरेंडम में आपने ये नहीं लिखा है कि आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग भी करोगे, ठीक है। मैंने एक पेन बनाया, पेन के लिए मैंने लिख दिया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन, पेन मतलब कौन से तरह का पेन होगा, किस तरह का पेन होगा वो, है ना, कि मेरी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन्स है। अब क्या होगा कि मैं मैन्युफैक्चर कर करके डब्बा भरती जाऊंगी लेकिन मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मेमोरेंडम में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं इसको सेल भी करूंगी। क्लियर? तो हर चीज, जो भी एक्टिविटी आप करते हो वो सब आपके मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड होना जरूरी है। इसलिए मेमोरेंडम में सबसे बड़ा जो क्लॉजेस का कॉलम बनता है वो ऑब्जेक्टिव का ही बनता है। आप हर वो चीज लिखते हो जो आपको करना है, हर चीज, या भविष्य में भी अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप करोगे तो आप उसके लिए मेमोरेंडम में मेंशन करोगे, है ना। जैसे अगर मैंने आज बना एक स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग की मेरी फैक्ट्री डाली, तो आई विल बी मैन्युफैक्चरिंग दिस स्क्रूज विथ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द स्टील आइटम्स, या जो भी मैं आगे भविष्य में चाहूंगी कि इसके साथ में स्क्रूज के साथ में और भी चीजें बनाना शुरू करूं, तो वो भी मुझे उसमें लिखना पड़ेगा। देन प्रोडक्शन ऑफ दैट मटेरियल इंक्लूडिंग मार्केटिंग, डीलरशिप and sale of all the products which we are going to which we are going to manufacture। तो ये अगर मैं लिखूंगी तो ही मार्केट में मैं अप्लाई कर पाऊंगी। ऐसा क्यों होगा? अच्छा बताओ, कोई रीजन होगा इस तरह की कंडीशन लगाने के पीछे? मैम मतलब कंपनी आपकी क्या कर रही है ये सारी चीजें तो बतानी जरूरी है ना। किसको जरूरी है? अम, मतलब और जैसे अगर सेम नाम की कंपनी आ गई तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और एक सेल कर रही है, तो दो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एक कंपनी है जो सेल कर रही है सिर्फ, हम्म तो
तो वो उसको भी जैसे दूसरी कंपनीज को पता होना चाहिए ना कि वो क्या कर रही है, कंपनी वो क्या चीज बना रही है। सेम अगर सेम प्रोडक्ट है, जैसे पेन है, तो दो कंपनियां पेन बना रही, तो उनको भी तो पता होना चाहिए कैसे किस टाइप का पेन बना रही है, कहाँ कहाँ सेल कर रही है। तो सबके लिए पता होना चाहिए मतलब। मजा नहीं आया। और कोई रीजन? मेमोरेंडम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि मेमोरेंडम आप तभी लोगे जब आप उसमें कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेके सारी चीजें होती हैं, और बाहर वाला व्यक्ति कोई भी जब कंपनी से डील करता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना? तो सॉरी, सबसे पहले वो आपका मेमोरेंडम देखता है। अगर आपका मेमोरेंडम प्रॉपर है तो ही आपके साथ वो डील करेगा। अब मान लीजिए आप के मेमोरेंडम में कहीं लिखा ही नहीं था कि आप उन स्क्रूज को सेल कर सकते हो, और उस बंदे ने आपके साथ डीलिंग कर ली, उसने आपका मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपके साथ उसने डीलिंग कर ली। अब क्या होगा इससे? जब वो आपसे डील कर रहा है तो आपने उसको गलत चीज दे दी या आपने उसको डिफेक्टिव चीज दे दी, तो उससे क्या होगा कि डिफेक्टिव चीज देने की वजह से उसका जो लॉस हुआ या उसको जो माल जैसा देना था वो नहीं दिया, तो वो व्यक्ति जब आपके ऊपर सूट फाइल करेगा या आपसे लीगली उस चीज का क्लेम मांगेगा, तो कोर्ट उसको सबसे पहले यही कहेगी कि भाई आपने ये डील करी कैसे, जब इनके पास ये राइट ही नहीं था कि ये अपने सामान को बेच सके, तो आप इस चीज के लिए क्लेम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? ठीक है, आपको तो वो पनिश करेगा क्योंकि आपने एक इलीगल काम किया ही है कि जो चीज आप नहीं कर सकते थे आपने वो करा, लेकिन फिर भी अगर वो आपको ये और सामने वाली पार्टी को क्लेम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने आपके मेमोरेंडम को पढ़कर ये पता नहीं करा है कि ये चीज आप कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मैं बहुत छोटा एग्जांपल आपको स्क्रू का दे रही हूँ। नॉर्मली जितनी भी बड़ी बड़ी डील्स होती है या इवन हम बैंक में अकाउंट भी खोलने जाते हैं कंपनी के नाम से, तो हमें अपना मेमोरेंडम देना पड़ता है वहां पर। क्लियर? तो ये इसीलिए है ताकि कंपनी और कंपनी के साथ डील करने वाला व्यक्ति जो है वो लीगल फाउंडेशन में रहे, लीगल तरीके से काम करे। क्लियर? नहीं आया समझ में? क्या आ गया? Ma'am, हाँ बेटा। ma'am, in case if I have a plan of diversification in future, so मुझे वो भी अपने MOA में पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे आगे ऐसे प्लान है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अपन कोई भी सेटअप शुरू करते हैं तो अपन क्या सोच के करते हैं कि ठीक है 2 साल बाद अपन ये वाला प्लांट खोल लेंगे, 4 साल बाद ये वाला खोल लेंगे, इस तरीके से हम प्लानिंग करके रखते हैं। तो हम सारी मैक्सिमम जितना भी दूर तक हमारा दिमाग जा सकता है हम वो सारी चीजें उसमें ऐड कर देते हैं, भले ही हम करें या ना करें, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन हम करेंगे यही सोच के हम अपने क्लॉजेस में डाल सकते हैं, है ना? 10 साल की एक प्लानिंग कर ली, हो सकता भाई बीच में एकदम से मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ये काम करना है, अपनी एक सिस्टर कंसर्न खोल के मैं इस काम को इस तरीके से कर दूं, तो क्या होगा कि फिर मुझे अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बना के उसमें अप्रूवल लेके फिर नया मेमोएम प्रिंट करवा के मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फीस भरकर पे करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगी अमेंडमेंट वाले पे, है ना, कि अगर कोई अमेंडमेंट हम करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है। अभी जनरल बस इतना समझ लो कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात कर रहे हैं तो इसमें हम भले ही वो चीज़ हम करें या ना करें, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड है तो हमारे हाथ खुले हुए रहते हैं कि हम जब भी चाहें उस काम को शुरू कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होना जरूरी है, ठीक है? मम्मी ने आपको किचन दे दिया कि आप जो चाहो बनाओ, लेकिन सामान बिखरना नहीं चाहिए। अगर बिखरा तो, अगर मम्मी ने ये कह दिया है कि आप जो चाहो वो करो, पर कंडीशन क्या लगा दी है कि सामान बिखरना नहीं चाहिए, मतलब आपको जो करना है वो आप किचन में कर लो, तो सेम वे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जो लिख दिया है बस फिर उतना ही करना है, उसके बाहर नहीं जा पाओगे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है।
पहला होता है हमारा मेन ऑब्जेक्ट, फिर होते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, और थर्ड होता है हमारा एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे लिए हमने ये कंपनी स्टार्ट करी है और जिसको हम चलाने वाले हैं, वो ही इसमें एप्लीकेबल होंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो वो ही इसमें एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लेके अगर आपने अपनी कंपनी को किसी ऑब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट किया है, तो आप उसी ऑब्जेक्ट को तो आप उसी के लिए अपना काम करेंगे। क्लियर? मेन ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? क्लियर टू एवरीवन? नो डाउट्स? अब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में आता है हमारा कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें हम सेकेंडरी में लिखेंगे। मतलब अगर मुझे पेन का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो पेन के साथ में मैं पेंसिल, रबर, शार्पनर का मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती हूँ, उनकी मार्केटिंग कर सकती हूँ, उनकी डीलरशिप कर सकती हूँ, उनको सेल कर सकती हूँ। ये सारे राइट्स मैंने सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में डाल दिए अपने, कि मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ भी हो सकता है, कि मैं इन पे भी कोई काम कर सकती हूँ। ठीक है, अब आता है थर्ड है हमारा एंसिलरी क्लॉजेस, एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसमें ये है कि हमारा सबसे दूर तक जितना हम सोचते हैं कि 10 साल में या 5 साल में हम कोई और काम ऐसा करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग का होगा या किसी भी तरह का, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो मेंशन कर रहे हैं वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी क्लॉज से मिलता जुलता होना चाहिए। कुछ भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आज अपन पेन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आज मैंने पेन की मैन्युफैक्चरिंग चालू करी और मैंने एंसिलरी क्लॉज में क्या लिख दिया, दैट आई कैन प्लान अ रेस्ट हाउस ऑल्सो और अ स्विमिंग पूल ऑल्सो, या रिसोर्ट मैं प्लान कर सकती हूँ। मतलब कितनी डिफरेंट फील्ड्स हैं दोनों, लेकिन फिर भी मैं एंसिलरी में उसको डाल सकती हूँ। एंसिलरी मतलब इन सबसे प्राइमरी और सेकेंडरी से बिल्कुल अलग हटके जो आपका दिमाग चलेगा ना, वो आप थर्ड में डालो। हो सकता है जब आप मान लो आज आप कोई कंपनी बनाते हो, आप उसमें अपना ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देते हो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कि आज मैं ये चीज़ चालू कर रही हूँ। सेकेंडरी में आप क्या करोगे कि इससे मिलती जुलती सारी चीज़ें आप सेकेंडरी में डाल दोगे, कि मैं ये भी मैन्युफैक्चर करूँगी, वो भी करूँ, मार्केटिंग करूंगी, फिल्म प्रोडक्शन कर सकती हूँ, एडवर्टाइजिंग कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। अब थर्ड क्लॉज ऐसा होगा कि आपने कभी एक ड्रीम देखा होगा कि मुझे ये भी कोई एक ऐसी कंपनी खोलनी है जिससे मुझे मूवी डायरेक्ट करनी है ना, मुझे एक पिक्चर बनाना है, प्रोडक्शन हाउस खोलना है मुझे। तो अब ये आज की तारीख में तो पॉसिबल नहीं है, पर आने वाले 10 साल के बाद भविष्य नहीं पता आपको कि क्या हो सकता है। ठीक तो आप उसको प्लान करके वैसा कर सकते हो, आप एंसिलरी में उसको डाल सकते हो। क्लियर? क्लियर? क्या डिफरेंस है मेन, सेकेंडरी और एंसिलरी में? कौन एक्सप्लेन करेगा तीनों में से? मैम हम्म, मैम मेन ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जो कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। देन सेकेंडरी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्टिव, और मतलब दैट कॉम्प्लीमेंट्स मेन ऑब्जेक्टिव, एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज फॉर जनरली फॉर फ्यूचर that we will do, or we can say that they are future goals that we are going to achieve. अब क्या जो आपका एंसिलरी है वो फर्स्ट और सेकंड से कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है क्या कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो? No ma'am, they are completely different from main and secondary. नो मैम। ठीक है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आपके? मैम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जनरली कंपनी का होता है कि प्रॉफिट मोटिव होता है और टू अर्न प्रॉफिट, एंड रेस्ट आर द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है क्या उसको उसी समय इम्प्लीमेंट होना जरूरी है? यस मैम।
क्या हो गया निशी, कंफ्यूजन? नहीं मैम, आपने क्या पूछा? मुझे समझ नहीं आया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिस वजह से बनाया गया है, क्या उसको उसी समय इम्प्लीमेंट होना जरूरी है? ऑब्जेक्टिव जो बनाया, नहीं मैम, ऐसा ऐसा हाँ है हाँ है ना? क्योंकि आप जो हाँ कंपनी बना रहे हो वो किस ऑब्जेक्ट से बना रहे हो, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपने उस कंपनी को स्टार्ट क्यों करा है, उसको तो करोगे ही ना। क्योंकि देखने वाला व्यक्ति सबसे पहले आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा कि ये कंपनी के पास क्या क्या राइट्स हैं, ये क्या क्या कर सकता है, इसको बनाने का इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो दैट इज मैंडेटरी फॉर देम टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन विच यू आर वर्किंग। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी क्लॉज। अब इसमें और जो डेप्थ में आती है चीजें वो होती है कि क्लॉजेस किस, मतलब ऑब्जेक्टिव क्लॉज को कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाया मैं तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी की वर्किंग उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे करेगी, एवरीथिंग इज डिजाइन्ड ऑन दैट ओनली। लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। आप कोई भी ऐसी चीज जो इलीगल है कि स्मगलिंग कर रहे हो, डाका डालना है, ये भी आपने तो अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिख दिया कि मैं स्मगलिंग करूंगा या मैं बैंक्स को लूटूंगा जाके, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल नो होगा मैम। भाई? अगर पकड़ा गए, कोर्ट ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप क्या बोलोगे? मेरे ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा हुआ था कि मैं तो बैंक में डाका डालूंगा, आरओसी ने अप्रूव कर दिया, मैंने डाल दिया, है ना? नो मैम, हम्म, तो इसमें मैम ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लॉ की नजरों में गलत है, लीगल नहीं है, आप उसको अपने क्लॉजेस में नहीं डाल सकते हो। जैसे ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, क्या मतलब होता है? इंसानों की खरीद फरोख्त, है ना? इंसानों को बेचा और खरीदा जाता है, तो ये क्या पॉसिबल है? क्या मैं इसको अपने नो में, मैम। मैंने अपने इसमें डाला कि मैं गुड्स को सेल करूंगी और परचेज करूंगी, मैन्युफैक्चर करूंगी, और उसके साथ मैंने डाल दिया ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, तो इज इट वो पॉसिबल? तो इलीगल है ना मैम। इलीगल है, क्योंकि लॉ नो आपको मैम। परमिट ही नहीं करता कि आप किसी इंसान को एक वस्तु की तरह खरीदो और बेचो, है ना? तो जो भी इलीगल है वो आउटराइट रिजेक्टेड चीजें होती हैं, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन आपको आरओसी नहीं देगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा यस मैम। इसको ध्यान से एक यस बार मैम। और पढ़ना, क्योंकि ये हल्का सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें इसमें जब क्लॉजेस हम डिजाइन करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा देखना पड़ता है कि किस क्लॉज में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या नुकसान होगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें डालनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं डालना चाहिए, वो और डालने के बाद भी वो किस कैटेगरी में आएंगी, क्या प्राइमरी में आएंगी, सेकेंडरी में आएगी या एंसिलरी में आएंगी ऑब्जेक्ट्स के। क्लियर? आई थिंक कि अपना टाइम खत्म होने वाला है ना? एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, अपन इसको कल फिर कंटिन्यू करते हैं। कल कोशिश करूंगी मैं कि अपना मेमोरेंडम मैम कंप्लीट अभी हो जाए। हाँ बेटा, क्या बोल मैम रहे अभी हो? तो 5 मिनट्स है ना। हाँ मतलब मैम इतना, 5 मिनट्स है ना, अभी तो 50 पे ओवर होती है ना। हाँ तो इतना डिस्कस करते करते 5 मिनट्स तो वैसे ही हो जाएंगे ना, नहीं तो पता चलेगा मैं नेक्स्ट वाला ओके क्लास ओके स्टार्ट करूंगी और वो हो जाएगा। उस दिन मैंने असाइनमेंट दिया था, ओके सबमिट मैम। कर दिया था। यस मैम, मैंने नहीं। आपको व्हाट्सएप करा था। हाँ, अभी है ना, अब आप लोगों के कुछ शॉर्ट टेस्ट होंगे और कुछ असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे लास्ट ईयर अपन ने करे थे ना कि वो 5-5, 10-10 नंबरों के शॉर्ट टेस्ट थे आप लोगों के, सेम उसी यस पैटर्न मैम। यस से अभी आप लोगों के शॉर्ट टेस्ट वगैरह रहेंगे। मेरे ख्याल से शायद ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होंगे, या अगर क्वेश्चंस में होंगे तो मैं एक ईमेल आईडी दे दूंगी, उस पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर देना, तो तुम्हारी इंटरनल मार्किंग सारी उसी बेस पे रहेगी। बहुत टफ क्वेश्चंस ओके। नहीं होंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उसी के बेस पे पूरा रहेगा। ठीक है, और एक अब जब से टेस्ट स्टार्ट होंगे उसके पहले अपन कोशिश कर लेंगे कि जितना अपन पढ़ चुके हैं वो एक लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कि ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहेंगे ये। यू हैव टू सबमिट योर क्वेश्चंस। आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, लिख के फिर अपलोड करोगे आप मुझे, या फिर या तो आप पोर्टल पे अपलोड करोगे या आप मुझे मेल करेंगे वो सारी चीज़ें। मार्किंग होगी उसके ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। मैं साइमल्टेनियसली तुम्हारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है? चलो, ओके कुछ मैम। पूछना है तुम लोगों को? नो मैम, ओके मैम। नो मैम। क्लियर? कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है? मैम नो मैम यार। मैम आ तो बहुत रही है पर उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या? घर में रहने की। उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी तो और 2 महीने घर में ही रहना है बेटे। और तो उसके बाद भी कॉलेज आने के लिए तो हम नहीं। आपको तब भी नहीं बुलाने वाले हैं, तो ये मान के चलो। नहीं मैम, मैम उसके बाद खत्म हम ही हो कभी जाएगा आएंगे भी तब ना, हमारे तक तो तो। खत्म ही हो मैम जाएंगे। अब तो कम खत्म ही हो जाएंगे। कॉलेज। जब तुम लोग ग्रेजुएट्स हो जाओगे, बीबीए कंप्लीट, 1-2 ही साल कॉलेज आए ना तुम लोग, 1.5 साल। यस अब तो तुम तो 1.5 साल आए हो बेचारे। नहीं, एमबीए वाले डेढ़ साल। सिर्फ 1.5 साल मैम। एमबीए वाले तो रोते मैम कि हम तो उसमें भी 6 ही गारंटी महीने थोड़ी कि कॉलेज आए। जाने को मिलेगा। क्या? मैम एमबीए भी हम अगर करेंगे तो उसमें थोड़ी गारंटी कि हमको कहीं जाने को मिलेगा। नहीं नहीं, तब तक तो मेरे ख्याल से सिचुएशन सही हो जाएंगी, तो तुम लोग बाहर निकल पाओगे, कॉलेज की शक्ल देख पाओगे, है ना? मैम होप आपके 8 मुंह में महीने में। घी शक्कर। हाँ, अब तो हम भी गए बेटा। चलो, नहीं मैम, घी शक्कर नहीं, आप रसमलाई रखो। हाँ चलो ठीक है, कल फिर सेम टाइम पे मुलाकात होती है। ओके, ओके ओके मैम। मैम। बेटा, थैंक यू मैम। अपना ध्यान रखना। थैंक यू मैम।